नहीं सीख, जो भी आपने मोल कॉन्सेप्ट में मोल एनालिसिस किया था, करेक्ट। जब यदि ए से कुछ ए बी के साथ रिएक्ट करके कुछ सी प्लस डी फॉर्म कर रहा है, तो इसका कुछ मोल्स इसके कुछ मोल्स के साथ रिएक्ट करके इतने और इतने मोल प्रोड्यूस करेंगे, करेक्ट। ये आपने किया हुआ है। यदि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक मोल यदि इसका रिएक्ट करेगा तो एक मोल इसका रिएक्ट करेगा और इसका एक और एक इसका एक प्रोड्यूस होंगे, करेक्ट। ये बात हम लोग करा, ये बात हम लोग ने किया है ना। तो अभी यदि आपका a प्लस बी से कुछ c प्लस डी बना है, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये यदि एक मोल है, ठीक है, तो आप क्या इसको मोल की जगह यदि एसटीपी पे क्या होता है, मोल इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 22.4। तो क्या मोल इनटू मतलब 1 मोल दिया था तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4। तो जो चीज हम लोग मोल में कर रहे थे, क्या हम उसी चीज को वॉल्यूम में लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ डिफरेंस किसका है, एक कांस्टेंट का। तो इधर हमें ये सीखना है कि जो भी हम लोग मोल में कर रहे हैं, जो भी हम लोग मोल में कर रहे हैं, वो हम लोग वॉल्यूम में कर सकते हैं, ठीक है। यदि ऐसे बोल सकते हैं कि इसका 1 लीटर है, तो इसका इसके 1 लीटर के साथ रिएक्ट करके इसका 1 लीटर प्रोड्यूस होगा और इसका 1 लीटर प्रोड्यूस होगा, समझे। तो बेसिकली हमें इस यूडोमेट्री में करना क्या है, गैसियस मोल्स के, गैसियस जो मिक्सचर्स हैं उनका एनालिसिस करना है। और सिंपल एनालिसिस ऑफ गैसियस मिक्सचर की इसका कितने रिएक्ट करेगा इसके साथ, कितना इसका इसका फॉर्म होगा, इसी के एनालिसिस को हम लोग क्या बोलेंगे, यूडोमेट्री। तो जो सिंपल इधर लिख सकते हैं, द एनालिसिस ऑफ analysis of gaseous mixture is called यूडोमेट्री, ठीक है। अब इनका एनालिसिस कैसे करेंगे, इनके एनालिसिस करने के लिए हमें थोड़े से मेथड यूज करने पड़ते हैं, जैसे जो एक्चुअली में मेथड यूज होते हैं, जैसे जो ये हम लोग एनालिसिस करते हैं वो मूल कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली में लैब में क्या हो रहा होगा, यदि सपोज आपको किसी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी किसी के साथ रिएक्शन कराओगे। जैसे सपोज कहीं पर आपका H2O है, ठीक है, H2O है, तो यदि आपको पता करना है कि इधर एक्चुअली में कितनी H2O वेपर है, आप क्या करोगे, वेपर को कंडेंस करा दोगे, वेपर को क्या करा दोगे, कंडेंस करा दोगे, और उसमें जितना वॉल्यूम में चेंज आएगा वो क्या होगा, उतना वेपर प्रेजेंट होगा। क्योंकि यदि आप वेपर को कंडेंस करा दोगे तो फिर गैस का वॉल्यूम तो रहेगा नहीं, और गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जितना वॉल्यूम कम हुआ वो क्या होगा, वेपर ही रही होगी। यदि कहीं पर CO2 प्रेजेंट है, तो उसकी रिएक्शन यदि आप ऐसे के साथ करा दो जो उसको एब्जॉर्ब कर लेता हो, जैसे CO2 को KOH एब्जॉर्ब करके K2CO3 बना देता है। तो अब जो जितना भी CO2 प्रेजेंट था, उसको KOH डालने पर क्या होगा, वो CO2 गायब हो जाएगा। और यदि वो CO2 गायब हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, जितना वॉल्यूम कम हुआ, जितना वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, उतना ही CO2 प्रेजेंट होगा। ये बोल सकते हैं हम लोग, बोलो जरा। तो इस तरीके से कुछ कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट को यूज कर कर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये गैसियस मिक्सचर का एनालिसिस कर सकते हैं, उनके वॉल्यूम कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसी कैलकुलेशन उसी एनालिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडियोमेट्री, यूडोमेट्री। क्लियर है ये बात सभी को, कुछ बोलोगे हाँ ना। यस।
बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ये तुम लोग लास्ट में भाग क्यों जाते हो? लास्ट क्लास में काफी लोग चले गए थे। निधि, रक्षिता, तेजस, मैं सब लिख रखा हूँ सबके नाम, कौन कौन गायब था। बेटा 10 मिनट पहले नहीं, 20 मिनट पहले। बेटा देखो, यदि लास्ट में छोड़ दोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा है, तो कैसे अगली क्लास में समझ में आएगा? रिकॉर्डिंग तुम बहुत देखते हो, ये तो बोलना मत से रिकॉर्डिंग देख लेंगे। देखो जरा, जब अगली पेरेंट्स मीटिंग होगी तो फिर तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अब तो मेरे को सबके नाम भी याद है, कौन क्या करेगा ये सब मेरे को पता चलेगा। देखो जरा एक बार और, एक बच्चे ने दोबारा बोला है पढ़ समझाने को। यदि नहीं भी समझ में आया अभी, तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या करना है हमें, इसमें हमें बेटा एनालिसिस ऑफ गैसियस मिक्सचर करना है। और एनालिसिस हम कैसे करेंगे? कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट को यूज करके इनका एनालिसिस करेंगे। या तो हम लोग, यदि सपोज कहीं पर वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर का हमें यदि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? यदि उसको हम कंडेंस करा देंगे, जितना गैसियस मिक्सचर था, और उसमें हम लोग यदि कंडेंस कंडेंस कराएंगे, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर कम हो जाएगा। और कंडेंस किसका होगा? पानी का। जितना कम हुआ वो क्या होगा? पानी की वेपर्स ही होंगी। करेक्ट। यदि गैसियस का मिक्सचर था, एक ऐसा रिएजेंट डाला जो CO2 के साथ रिएक्ट करता है, वो CO2, उस CO2 को क्या करेगा? पूरे CO2 से रिएक्ट कर जाएगा। पूरे CO2 को यदि रिएक्ट कर जाएगा तो क्या होगा? पूरे CO2 को यदि रिएक्ट कर जाएगा तो क्या होगा? CO2 खत्म हो जाएगी। तो उतना जितना वॉल्यूम CO2 को रिएक्ट करने से हुआ, डिक्रीज होगा, ठीक है, उतना क्या हो जाएगा? उतना आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ CO2 था। तो इस तरीके से कुछ कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट को यूज करके हम लोग गैसियस मिक्सचर का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओडोमेट्री बोलते हैं। और यूडोमेट्री में लिख लिया ये, एनालिसिस ऑफ गैसियस मिक्सचर इज कॉल्ड यूडोमेट्री। The gases are identified. Gases are identified by absorbing them in specified and specific reagent. ओके, एक एग्जांपल करेंगे, उससे हम समझ जाएंगे क्या चल रहा है। सपोज एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 measuring 1 liter is passed over heated coke. The total volume, heated coke, the total volume of the
total volume of the gases, total volume of the gases coming out becomes 1.6 liter. Find the percentage conversion of CO2 into कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्या बोला कि कुछ CO2 है जिसको आपने कहां से पास किया है, पास ओवर द हीटेड कोक। इसका मतलब आपने CO2 को क्या करा, कार्बन से पास कराया और आपको क्या मिलता है, CO मिलता है। इसका मतलब है उसने बोला कि 1 लीटर ये था। तो जो मैंने आपको सिखाया, जो एनालिसिस आप किसमें कर सकते हो, मोल में कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम एनालिसिस आप वॉल्यूम में भी कर सकते हो। सपोज इसका 1 लीटर है, ओके, यदि इसका 1 लीटर है और इधर क्या है, 0 है, करेक्ट। ये क्या होगा, एक किसी टाइम 0 पर, t इक्वल टू 0 पर इनिशियली आपने 1 लीटर क्या किया, इससे पास कराया। तो एट t इक्वल टू t क्या होगा, इससे कुछ इसका कम होगा, इससे सपोज x लीटर कम हुआ, करेक्ट। अच्छा, इसको बैलेंस करोगे तो इधर क्या आएगा, 2। यदि इससे x कम होगा तो इसका कितना प्रोड्यूस होगा, 2x। क्या ये बात समझ में आती है सभी को, बोलो। यस सर। ये समझ में तो आता है ना सभी को, रिएक्शन कैसे होगा वो यस सर। समझाया ना। क्या बोल रहे हो, CO2 plus C gives 2CO कैसे होगा समझाया नहीं। क्यों नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड ओवर द हॉट कोक, CO2 is passed over the hot coke. The total ओके, volume of gas is कोक coming कार्बन। out 1.6 liter. The percentage of conversion of CO2 into carbon monoxide, मतलब CO2 है जो क्या हो रही होगी, CO में कन्वर्ट हो रही होगी। अच्छा, वही कोक का आपने कार्बन, ठीक है। ठीक है, हाँ और बेटा ये कोई आपको रिएक्शन लिख के नहीं देगा, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझना पड़ेगा, आपको अपने से ही लिखना पड़ेगा। तो इधर हम लोग ओके। क्या बोल सकते हैं कि यदि सपोज इसका 1 लीटर इसका वॉल्यूम था, सपोज इससे कुछ x कम हुआ तो इससे 2x बनेगा। ये बात सबको समझ में आती है नहीं आती है। यदि कोई केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन है तो हमने स्टोइकियोमेट्रिक लॉ सीखा है, मोल ऑफ CO2 रिएक्टेड अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इज इक्वल टू मोल ऑफ C रिएक्टेड अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ CO प्रोड्यूस्ड डिवाइड इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, करेक्ट। तो यदि इसके x मोल रिएक्ट करे तो इसके कितने प्रोड्यूस करेंगे, 2x। तो यदि सपोज इससे x कम हुए तो इससे कितना प्रोड्यूस हुआ, 2x। बात समझ में आई है, बोलो जरा, ये समझ में आना चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद 1 माइनस एक्स ये 2x बन गया। तो अब इस टाइम पर उसने क्या बोला, दिस इज मेजरिंग 1 लीटर, ये यूज किया, इज पास्ड ओवर द हीटेड कोक, द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कमिंग आउट बिकम्स 1.6। मतलब इस समय पर जब ये होगा, ठीक है, तब टोटल गैसेस का गैसेस के वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1.6। मतलब 1 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू क्या है, 1.6। तो क्या क्या यहां से मैं x निकाल सकता हूं, x कितना आया, 0.6। तो इधर देखोगे तो आपसे पूछा है परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ CO2 इंटू CO। तो CO2 से कितना कम हुआ, 1 से 0.6 कम हुआ। इसका मतलब कितना परसेंट कम हो रहा है,
60%। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि CO2 का 60% क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में। बोलो ये बात समझ में आई? Yes, sir. नोट कर लो इसको। अभी भी यदि किसी को कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछो। नोट कर लो इसके सॉल्यूशन को। हो गया। डन। अब देखो जरा नेक्स्ट। 100 ml। तो इसी तरीके से सोचना है अपने को। जो काम हम लोग मोल में कर रहे थे वो आप बिना कुछ सोचे समझे वॉल्यूम में लगा सकते हो, क्योंकि मैंने दिखा दिया आपको वॉल्यूम में और मोल में क्या अंतर होता है। सिर्फ एक फैक्टर का ही तो अंतर है, जो मोल ऑफ रिएक्टेड अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक इज इक्वल टू मोल ऑफ बी रिएक्टेड या बी या कोई प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक। मोल की जगह क्या लिख सकते हो आप, V अपॉन 22.4, 22.1 22.4 दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो जो चीज आप मोल में लगा रहे थे वो चीज आप आराम से वॉल्यूम में लगा सकते हैं। ओके, तो सिंपल मोल 100 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन is mixed with excess of oxygen and exploded on cooling. The mixture was reported to have a contraction of 250 ml. The remaining
remaining gas when passed through a solution of देखो इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चंस में आपको बेटा सीधे सीधे वैल्यू नहीं देता, आपको लैंग्वेज को पढ़ के उसका मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मतलब ये आपका जो क्वेश्चंस होते हैं, यदि कोई सीधे 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 दे दे तो आप मोल कॉन्सेप्ट लगा के क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट इसमें आपको क्या करेगा, सीधे सीधे वैल्यू नहीं देके क्या देगा, ये बोलेगा कि उसकी वजह से इतना कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इतना ये हो गया, इतना रिडक्शन हो गया, इतना इंक्रीज हो गया, तो उससे आपको उसको पढ़ के आपको उसका सेंस समझना होगा। फाइंड मॉलिक्यूलर, मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन समझा दूं तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर लो, बट आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ये चैलेंज है। करिए जरा। क्वेश्चन समझो क्या पूछा गया है इधर। आया क्या किसी को क्वेश्चन समझ में? देखो मैं क्वेश्चन समझाऊं, क्वेश्चन समझो ध्यान से, अब जो भी कर रहा है उसको छोड़ के पहले क्वेश्चन समझो सभी लोग। इसमें क्या है, एक 100 ml कोई हाइड्रोकार्बन है, तो सपोज आप क्या करो, कोई हाइड्रोकार्बन CXHY टाइप का कोई हाइड्रोकार्बन ले लो। ओके, CXHY टाइप का कुछ हाइड्रोकार्बन ले लो। हाइड्रोकार्बन इज मिक्स्ड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब इसकी रिएक्शन हमने O2 के साथ कराया। अब ये क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओ तो क्या है, ये कंबशन है, और कंबशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O। करेक्ट। अब इस रिएक्शन में यदि आप लिमिटिंग रिएजेंट या आप मोल एनालिसिस करना चाह रहे हो, पीओसी नहीं लगाना चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस रिएक्शन को बैलेंस। तो इधर कार्बन कितने एक्स है, तो इधर कार्बन एक्स हो जाएंगे, इधर H कितने Y, इधर क्या हो जाएगा Y/2, और इधर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ये कितने हैं X, O2 तो X ही है, और इधर O कितने होंगे O2 कितने होंगे Y/4, तो ये क्या हो जाएगा X प्लस Y/4। तो ये रिएक्शन हो गया केमिकली बैलेंस्ड। करेक्ट। अब बोला गया है एक्सेस ऑफ रिएक्शन एंड एक्सप्लोडेड, मतलब ऑन कूलिंग, अब क्या किया आपने, कूल किया, तो अब ये जब आपका ये एक्सप्लोजन हुआ, कंबशन हुआ, तो ये दोनों गैस बनी होगी। करेक्ट। एंड द मिक्सचर वाज रिपोर्टेड टू हैव अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 250। यदि बेटा इस टोटल ये क्या होगा, अब इस समय जो मिक्सचर होगा वो इन दोनों गैसेस का होगा, क्योंकि ये इसका तो कंप्लीटली कंबशन हो गया। यदि मैंने इसका 100 ml लिया
ध्यान से समझना क्वेश्चन। अब समझ में आएगा कि हम लोग कौन से रिएजेंट यूज करके आप कैसे ये कर सकते हो। तो सपोज CXHY है और इसका सपोज 100 ml दे रखा है, इसकी रिएक्शन इसके साथ की और ये बना, ये गैसियस मिक्सचर बना। और उसने बोला ऑन कूलिंग, जो मैं समझा रहा था ना, ऑन कूलिंग ऑन कूलिंग ऑन कूलिंग क्या होता है बेटा कि द मिक्सचर वाज रिपोर्टेड टू हैव अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 250। इसका मतलब क्या है, कूलिंग से क्या होगा, ये लिक्विड बन जाएगा और गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और जितना गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करा उतना ही तो वॉल्यूम किसका होगा, H2O का होगा। तो इधर से हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं, ये कितना है 250 ml। तो अब यदि कोई आपको दे देता कि भाई H2O 250 ml बन रहा है, आपके लिए कितना आसान था। बट आपको यही समझना है कि ऑन कूलिंग द मिक्सचर वाज रिपोर्टेड टू हैव अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 250 ml। कूलिंग करने पर ये क्या लिक्विड बनेगा और गैसेस का गैसियस मिक्सचर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने से कम होगा, जितना ये प्रेजेंट होगा। कितना कम हुआ 250, तो ये कितना प्रेजेंट होगा 250 ml। बोलो जरा, आया ये समझ में बात? नहीं बोलोगे क्या? वंस मोर, एक बार सुनो, फिर से सुनो बेटा। एक कंटेनर के अंदर दो गैसेस है, दिस एंड दिस, ठीक है। कूलिंग करने पर क्या होता है, वेपर, जो वाटर वेपर्स होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और यदि कूल करोगे तो वाटर वेपर्स लिक्विड में कम हो गया, तो जो गैसियस मिक्सचर का जो वॉल्यूम था उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन आएगा। वो कॉन्ट्रैक्शन किसके बराबर होगा, जितना इसका वॉल्यूम कम होगा, जितना इसका वॉल्यूम कम, जितना इसका कॉन्ट्रैक्ट कंट्रीब्यूशन होगा उस वॉल्यूम में, तो वो कंट्रीब्यूशन क्या होगा 250 ml। समझे? अब क्या आगे क्या बोला गया है, द रिमेनिंग गैस व्हेन पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एक्वस KOH। रिमेनिंग गैस क्या, CO2। जब पास करा गया बेटा CO2, तो मैंने बताया अभी, ये हम लोग जब इनऑर्गेनिक सीखेंगे तब और सब पता चलेगा। जब हम लोग CO2 की रिएक्शन KOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ये क्या बनाएगा K2CO3, और KO2CO3 क्या करेगा, ये सारी की सारी CO2 को एब्सॉर्ब कर लेता है। रिएक्शन विद KOH द मिक्सचर शोज द फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 300 ml। इसका मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम कितना हुआ होगा 300 ml। करेक्ट। ये दोनों रिएजेंट मैंने बोला था ना, स्पेसिफिक रिएजेंट को यूज करके आपको पता चलेगा। तो अब यदि ये दोनों रिएजेंट आपको पता है, उसकी हेल्प से आपको क्या पता चल गया, इसका कितना वॉल्यूम है, इसका कितना। और एक बार इन दोनों का वॉल्यूम पता चल गया तो ये नहीं पता कर पाओगे कितना हाइड्रोकार्बन इससे 100, इसके 100 ml से कितना बनेगा। तो वही लगाओ जो स्टोइकियोमेट्री यूज करके लगाते हैं। अब लगा, अब यूज करो, अब देखो बहुत लोग आंसर कर पाएंगे। करो अभी। आया क्या समझ में सभी को इतना? इसका आंसर करने की कोशिश करो सभी लोग।
क्या होगा, इससे सपोज बेटा x कम हुआ, करेक्ट स्वयं, वेरी गुड गुड। इससे x कम हुआ तो इसका कितना फॉर्म होगा, अच्छा इधर x x है, इधर से सपोज कुछ अल्फा कम हुआ तो इधर कितना फॉर्म होगा, x अल्फा, और इधर कितना होगा y/2 अल्फा। तो x अल्फा इज इक्वल टू क्या है 300 ml, और इधर y/2 अल्फा इज इक्वल टू क्या है 250 ml। और आपको पता है ये कंप्लीटली क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू एक्चुअली में क्या है 100। तो ये क्या हो जाएगा x इंटू 100 इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और y इधर कितना हो जाएगा y/2 अल्फा इज इक्वल टू 250, तो इधर 100 यूज करोगे तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा x, तो मतलब C3H5। सर अल्फा क्या नहीं समझा, क्या अल्फा क्या नहीं समझा, अल्फा के आगे नहीं समझा अल्फा क्या है नहीं समझा। बेटा, अल्फा क्या है, डिसोसिएट हो रहा है, इसका कितना डिसोसिएट हुआ, तो आपको पता है ये कितना कन्वर्ट होके गया, पूरा कन्वर्ट हुआ, तो अल्फा इज इक्वल टू 100। ओके कभी ये क्वेश्चन करे नहीं हो क्या तुम, इससे x कम हुआ तो इसके x और इसके y फॉर्म होंगे, मोल में नहीं किया क्या बेटा ये सब, सर, कम क्या है हाँ ऐसे, ये टाइप का क्वेश्चन कम क्या है। कम लग रहा है, कम किया। इससे अल्फा का अल्फा यदि बेटा डिक्रीज करेगा तो इधर x अल्फा और y अल्फा y/2 अल्फा फॉर्म होते हैं, जो अभी बता रहा था, मोल ऑफ हाँ दिस रिएक्टेड अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, करेक्ट। इससे यदि अल्फा कम हुए तो डिवाइडेड बाई x, तो ये क्या हो जाएगा x अल्फा, और अल्फा हाँ आपका क्या है 100 है, क्योंकि आपका क्या बोल रहा है ये कंप्लीटली मिक्स्ड हुआ, एक्सेस ऑफ है मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूरा खत्म होगा, ये पूरा खत्म होगा, तो ये अल्फा मैंने ये यूज कर लिया, ओके सर। समझ गए। अब हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सभी लोग हेडिंग डालो, केमिकल इक्विलिब्रियम। नोट किया ये, तो नया चैप्टर है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो ये समझते हैं बेटा इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, ठीक है। ये नया चैप्टर है, सभी लोग बड़े ध्यान से समझना, बहुत आसान चैप्टर है, सबसे ज्यादा आसान चैप्टर यही है, और आगे हम लोग इसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें सबसे ज्यादा यही यूज होगा, ठीक है। सबसे आसान चैप्टर ये है, और एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाता है मेंस में, ठीक है, और एडवांस में आयनिक में यूज हो जाता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है।
इक्विलिब्रियम क्या है बेटा? एक स्टेट है। क्या है? स्टेट। एक स्टेट है जहां पर कोई पैरामीटर चेंज ना हो। उस पर्टिकुलर स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। जैसे आपने क्या करा, आप अपनी बुक को आप टेबल पर रख दो, ठीक है? बुक को क्या किया आपने? टेबल पर रख दिया। तो क्या बुक और टेबल के बीच में, बुक को यदि आप टेबल पर रख के छोड़ दो, क्या बुक और टेबल के बीच में कुछ कुछ भी चेंज हो रहा है? उन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लग रहा होगा वो नॉर्मल लगता रहेगा। करेक्ट? उसमें कोई स्पीड नहीं है तो आएगी भी नहीं, रखे रहेगा तो टाइम निकलता जा रहा है, क्या बुक और टेबल के बीच के पैरामीटर्स कुछ चेंज हो रहे हैं? नो सर। तो बुक, मैं क्या बोलूंगा, वो बुक टेबल के साथ क्या है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे? एक वो स्टेट जहां पर पासेस ऑफ टाइम के साथ उसके कुछ भी पैरामीटर्स में चेंज ना आए, उसको आप क्या बोलोगे? इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सिखाया? इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात अभी नहीं हुई, ठीक है? तो ये इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। तो यस सर। बेसिकली Yes, बेसिकली हम sir. लोग इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? वो स्टेट जिसमें हमें कोई भी पैरामीटर के चेंज को हम लोग ऑब्जर्व ना कर सके। कोई भी पैरामीटर के चेंज को हम लोग ऑब्जर्व ना कर सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। तो अब तो ये हो गया फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम बोल सकते हैं कि ये जो बुक थी वो टेबल के ऊपर थी, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया। करेक्ट? और बट केमिस्ट्री में हम लोग और फिजिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं? इनके बीच की, इनमें जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्ट जीरो रही, इनके बीच के जो नॉर्मल है वो क्या रहा? वही सेम रहा। हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन या एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो चेंज होने वाले पैरामीटर क्या होते हैं? यदि कोई गैस है तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। करेक्ट? कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट सेम रहे पासेज ऑफ टाइम के साथ, उसको आप क्या बोल दोगे? वो किस पर है? इक्विलिब्रियम पर है। करेक्ट? बोल सकते हैं ना इतना? Yes, sir. तो अब हम लोग जरा डेफिनेशन लिखते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? इट इज it is the state it is the state of process it is the state of process in which in which property like temperature, pressure and concentration remains same with passes of time. ओके, समझ में आ गया? और ये जो इक्विलिब्रियम है इसको लिख लेना साथ में। दो टाइप का होता है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो आपने फिजिक्स में स्टैटिक सुना होगा ना कभी, यस सर, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, डायनामिक कोई समझा पाएगा मेरे को क्या होता है? तो ये काम आपका है, आप करो। क्यों? स्टैटिक इक्विलिब्रियम सर और डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से मतलब तो बहुत चांसेस है कि थोड़ा सा भी फोर्स लगा तो फिर वो इक्विलिब्रियम से बाहर आ जाए। अच्छा ये बताओ, पेंडुलम ये है, सपोज ये इधर गया, फिर वापस इधर आया,
फिर इधर आप वापस आया, फिर ऐसे ऐसे पेंडुलम ऐसे ही मूव करता है ना। तो क्या हाँ सर। इसको आप इक्विलिब्रियम पर बोल सकते हो? बोलो। हाँ सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसमें मैं क्या बोलूंगा, एक्चुअली में देखा जाए बेटा तो क्या इसमें कुछ भी चेंज हो रहा है? हाँ, इधर से इधर जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, बट यहाँ से यहाँ जो चेंज हो रहा है और यहाँ से यहाँ जो चेंज हो रहा है वो तो सेम है। करेक्ट। तो ओवरऑल क्या इसमें कोई भी चेंज ऑब्जर्व हो रहा है? कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। तो देखो स्टैटिक क्या होता है, जैसे आपने एक टेबल के ऊपर क्या रखा, बुक। इसमें सारे पैरामीटर क्या है, जीरो है। इसमें सारे पैरामीटर क्या है, जीरो है। करेक्ट, मतलब कुछ भी चेंज ही नहीं हो रहा है। और डायनामिक क्या होगा, उसमें चेंज तो होगा बट ओवरऑल कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। मतलब रेट क्या हो जाए, रेट बराबर हो जाए। अभी मैंने क्या बोला था इक्विलिब्रियम का, ये सारे पैरामीटर क्या रहे, सेम रहे। तो वो तो हो गया आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कोई चेंज ही ना हो। बट ऐसे भी वो डायनामिक इक्विलिब्रियम हम किसको बोलेंगे, ऐसे पैरामीटर जिसमें क्या हो, ओवरऑल कोई भी चेंज ना दिखाई दे, मतलब रेट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है। यदि सपोज कोई केमिकल इक्वेशन है, ए से बी बन रहा है, ठीक है, तो ए से बी का बनना और वापस बी का ए में बनना, एक्चुअली में तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही, बट इसका रेट इससे जितना x कम हुआ और इससे भी क्या हो जाए, x कम हो जाए, मतलब x इससे कम होगा तो इससे x आया तो इसमें x बढ़ गया, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बट इससे एक्चुअली में तो चेंज हुआ ना, बट ओवरऑल क्या कोई चेंज ऑब्जर्व होगा हमें? तो ऐसा इक्विलिब्रियम देखो, एक तो ये फॉर्म है कि ना तो भाई ए फॉर्म हो, ना ये ए से कुछ जाए, ना बी से कुछ, ना कुछ बी फॉर्म हो, तो दोनों जीरो जीरो, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बट इससे जितना कम हो उतना ही इससे कम हो जाए, मतलब इससे जितना कम हुआ उतना ही ये प्रोड्यूस करेगा, और उतना ही इससे भी कम हो जाए तो इतना। तो क्या ओवरऑल इनकी कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी चेंज हुआ? नहीं हुआ। नो सर। जब ओवरऑल कुछ भी चेंज ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। बट उनके पैरामीटर तो चेंज हो, बट उनके ओवरऑल उनमें कुछ भी चेंज ना हो, उसको क्या बोलोगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। और वो इक्विलिब्रियम जिसमें कुछ भी चेंज ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। आगे समझ में ये सभी को इक्विलिब्रियम? यस सर। यस सर बोला है ना सभी ने, कुछ ना और तो नहीं बोला कुछ? यस ही बोला सर। यस सर। ओके चलो बढ़िया, फिर तो बढ़िया। तो अब हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, बुक ऑन टेबल। ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या होंगे, और ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होते हैं ये एक्चुअली में बेटा दो टाइप के होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमारा चैप्टर का नेम है, और फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब मैंने इसमें क्या बोला था, चेंज तो होंगे, ठीक है, क्या होगा, चेंज तो होगा, बट ओवरऑल चेंज हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। अब चेंज तो दोनों में होने हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा हम उसको बोलते हैं जब उसमें क्या हो, केमिकल चेंज हो, क्या हो, केमिकल चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। और फिजिकल चेंज होगा तो फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो ये सभी को आता है, केमिकल इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, यस सर। आता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नॉर्मली कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, और फिजिकल में क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, जस्ट उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज, शेप और स्टेट चेंज होता है। जबकि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, पुराने में हमें कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है, जो नया फॉर्म होता है उसकी पुराने वाले से एकदम प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, इन सबको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। और केमिकल चेंज से जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो उसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम।
और फिजिकल चेन से जो भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बात क्लियर है इतना सभी को? यस सर। अब ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, जैसे सपोज PCl5 है अपने पास, PCl5 से क्या हो, PCl3 प्लस Cl2 बन जाए। मतलब अब देखो, इससे इसका बनना और इसका इससे बनना, तभी बेटा इक्विलिब्रियम आएगा। क्या दो टाइप की रिएक्शन होती है, सबको पता होगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो ये जो साइन होता है बेटा वो रिवर्सिबल के लिए होता है। रिवर्सिबल मतलब होता है कि ए से बी का बनना और बी से ए का बनना क्या हो, फिजिबल हो। उस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। तो इस साइन को देख के किसी को परेशान नहीं होना है, सिर्फ इसका मतलब होता है कि इससे इसका बनना और वापस इन दोनों को यदि कंबाइन करो तो ये बन सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, जो H2O सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, H2O लिक्विड में। वापस आप लिक्विड से सॉलिड बना सकते हो। तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ? नहीं हुआ। तो इस तरीके के इसमें जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो उसको फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और इसमें जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। इतना नोट कर लो। डन ये? 2 मिनट सर। डन? यस सर। ओके, आप जगह हेडिंग डालो फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सपोज आपका आइस सॉलिड क्या हो जाए, वाटर में कन्वर्ट हो जाए, और वाटर क्या हो जाए, वापस आइस में कन्वर्ट हो जाए। तो इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। करेक्ट? ऐसा हो सकता है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, इसमें क्या हो, H2O लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, H2O वेपर में। करेक्ट? तो इन दोनों के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। यदि कोई सॉलिड
सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब क्या है, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट क्या है, सॉलिड, और इसको आप एक्वस में डालो तो क्या बना लेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इस इन दोनों के सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। फोर्थ क्या हो जाएगा, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएगा, जैसे सपोज CO2 गैस है, इसको आप एक्वस में डालोगे तो क्या होगा, CO2 इन एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम या गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, I2 सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाए, I2 गैस में कन्वर्ट हो जाए। सब्लिमेशन होता है ना, सीधे डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना। सॉलिड से यदि गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, गैस से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। बोलो जरा। यस सर, समझा। नोट कर लो इसको। डन। नो सर। No, sir. तो हो गया होगा, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। सर लास्ट 2 लिख रहा हूँ। क्यों आ रहा है बेटा, रक्षिता, निधि, प्रथम, समझ में। सर हम तो रह ही गए। तुम रह ही गए, तुमको भी तुमसे भी पूछूंगा, परेशान मत हो, सबका नंबर आएगा। हाँ देखो, रक्षिता भी तो है क्लास में। सर राहुल नहीं आया, आपका फेवरेट। राहुल नहीं आ रहा है, नहीं आया। आया ही नहीं ना आज तो। देखो ये मिहिर का ऑडियो नहीं कनेक्ट है। डन। यस सर। चलिए अब देखते हैं हम लोग जरा, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल। देखो जरा एक एक पॉइंट करके,
अच्छा कोई बताएगा रिवर्सिबल, जिस आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आता है? मैं यदि किसी बच्चे से यदि ये पूछ लूं कि केमिकल और फिजिकल में क्या डिफरेंस होता है तो वो जरूर बताता है रिवर्सिबल। सर एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है, और वही गलत है। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पता है क्या आप लोगों को, किसी को? देखो The जरा। reactions which Reverse. are which can occur vice versa, means if A plus B has formed C, then C can also be broken down into A plus B. ओके ठीक है। सपोज ए है, वो बेटा यदि ए से बी में जा रहा है तो वो रिएक्शंस जिसमें क्या हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, वैसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल रिएक्शन को बेटा इस तरीके से डबल एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड into reactant. Product can be converted into reactant. Suppose A से B है और B से A में, तो लिख दिया मैंने, A से B और B से ये में कन्वर्ट होने के लिए जो हो सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कैन नॉट बी converted into reactant। ये आ गया सभी को समझ में? और इसको जनरली हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसी रिएक्शन जिससे हम लोग वापस प्रोडक्ट बना ले उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। और जिससे वापस प्रोडक्ट ना बना सके उसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल। क्लियर है? अब अच्छा Yes, ये sir. बताओ, दूसरा डिफरेंस देखते हैं। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा वो क्लोज्ड कंटेनर में कराई जाती है, ऐसा क्यों? और जबकि इसको आप ओपन में भी करा सकते हो, क्लोज में भी करा सकते हो। बेटा क्लोज कंटेनर में इसको इसलिए कराया जाता है, यदि सपोज पता चले आपका ए से बी बना और बी गैस थी और कुछ गैस बाहर बेटा उड़ गई, तो क्या फिर वापस वो ए में कन्वर्ट होगी? नहीं होगी ना। तो भाई ये इसका बी एस्केप ना हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेनर क्लोज रखना पड़ेगा। समझे? और इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये ओपन हो सकता है। थर्ड, रिएक्शन नेवर कंप्लीट। आपको पता है बेटा ए से बी बनेगा, फिर जितना बी बना उससे वापस ए में बनने लगेगा, तो क्या ये कभी ए खत्म होगा या कभी ऐसा होगा कि बी खत्म हो? इसलिए ये इसमें कन्वर्ट होता रहेगा वापस, ये इसमें, तो ये रिएक्शन क्या कभी कंप्लीट होगी? कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो रिएक्शन नेवर कंप्लीट। और इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट। इससे इसमें कन्वर्ट होता रहेगा, जब ये खत्म हो जाएगा रिएक्शन रुक जाएगी, तो क्या बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट। फोर्थ पॉइंट, क्या कभी इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होगा? इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसका इसमें बनना और इसका इसमें बनना का रेट क्या रहे, कांस्टेंट हो जाए। तो क्या इसमें कभी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है? कभी नहीं। इसमें क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम नेवर अटेन। इसमें क्या बोलेंगे, हाँ इसमें हो सकता है एक टाइम ऐसा है कि इसका रेट का जो
कंजम्पशन है और इसका रेट का जो कंजम्पशन है वो दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो इसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, इक्विलिब्रियम। तो अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हमें इनके बारे में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में नहीं पढ़ना है। हम लोग किस में पढ़ेंगे, हम लोग किस रिएक्शंस की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन की, क्योंकि उसी में इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, उसी में इक्विलिब्रियम अटेंड हो सकता है और किसी में इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं। क्लियर है ये बात सभी को इतना? यस सर, क्लियर है। नोट करो। Yes, sir. डन ये? क्या लिखना है? लिखना है सर, प्लीज वेट। लिखो लिखो। हो गया सर। हो गया? सर हेलो 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 कोई कुछ सर बोलता है क्या? सर कोई कुछ पूछ रहा है। हाँ स्वयं। सर रिवर्सेबल ऐसे होता है ना कि रिवर्सेबल है वो फिजिकल और केमिकल दोनों रिएक्शन है और रिवर्सेबल सिर्फ केमिकल रिएक्शन है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे मत क्योंकि सोचो कभी, ऐसे बिल्कुल मत सोचो। अभी अभी तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो कि जो फिजिकल है वो है आपकी क्या रिवर्सिबल है और जो केमिकल है वो दोनों है। ठीक है, ये आप बोल सकते हो बट उसका कोई पॉइंट नहीं है। क्यों हमें कंक्लूड करना है? हम लोग तो अपने बेसिक पे रहो ना। रिवर्सिबल किसको बोलेंगे? जिसमें दोनों तरफ कन्वर्ट होने की टेंडेंसी हो, करेक्ट। और जिस जो एक ही डायरेक्शन में चलेगा वो क्या होगा, इररिवर्सिबल होगा। अब वो कहाँ कैसे हो रहा है, क्यों हमें कंक्लूड करना है, समझे? आप बोलने को बोल सकते हो कि फिजिकल केमिकल चेंज दोनों जगह हो, मतलब फिजिकल में भी रिवर्सिबल होता है, केमिकल में भी रिवर्सिबल होता है। ओके, आप दोनों जगह बोल सकते हो। जो आप लोग को छोटे में 9th-10th में सिखाया गया होगा कि जो केमिकल चेंज होते हैं वो इररिवर्सिबल होते हैं, जबकि फिजिकल चेंज आपके रिवर्सिबल होते हैं, ये सिखाया गया होगा। यस सर। वो गलत है, ठीक है, वो गलत है, वो गलत सिखाया जाता है, क्योंकि उस समय आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना होता है, इसलिए आपको सीधे सीधा ज्ञान दिए जाता है। बट अभी आप समझ सकते हो कि कहाँ क्या हो रहा है। ओके स्वयं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जाके हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंट्रोडक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए जितनी भी जरूरत पड़ा वो सब हमने पढ़ा। तो अब केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होगी? जब जो रेट है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है और रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब ए से बी
और बी से ए, मतलब इसका रेट ऑफ चेंज, और ये क्या इसमें इस तरफ जाएगा तो इसको हम लोग जनरली फॉरवर्ड बोलते हैं, इस तरफ आता है तो इसको हम लोग बैकवर्ड बोलते हैं। तो जो इसका रेट होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड, वो किसके बराबर हो जाए, रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाए, तब क्या अचीव होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ गए? Yes, sir. इधर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज स्टेट ऑफ रिएक्शन, इस पूरे रिएक्शन में, कन्वर्जन में एक ऐसी स्टेट होगा, स्टेट ऑफ रिएक्शन इन विच rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, rate of backward reaction, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction concentration of reactant and concentration of reactant and product becomes constant। ठीक है? क्लियर है ये? अब लोग इधर Yes, sir. Clear है। ए से बी बन रहा है, तो जो अब इसमें थोड़ा सा और हमें नॉलेज चाहिए, ध्यान सुनना। इसको हम लोग ने क्या बोला, फॉरवर्ड इस डायरेक्शन को, और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बैकवर्ड। इसको नॉर्मली हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना नॉर्मल रिएक्शन, तो इसको फॉरवर्ड और इसको बैकवर्ड बोलते हैं। तो इसके जो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, आरएफ। अब ये बताओ वो किस पर डिपेंड करेगा, जिस रेट से इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा होगी। यदि रेट की बात करें तो क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंज आएगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाएगा, अब इसके लिए क्या रिएक्टेंट है ये, तो रेट ऑफ बैकवर्ड हम लोग क्या बोल देंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। फॉरवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट था, बैकवर्ड के लिए ये। और जो रिएक्शन किस रेट से कम ज्यादा हो रहा है, वो किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और रेट ऑफ बैकवर्ड को क्या बोल देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो आर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू ए, और इसको क्या हो जाएगा, आर बी इज इक्वल टू के बी इंटू बी। और ये के एफ के बी क्या है, जब इसको बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट को हम लोग के एफ बोल देते हैं, और बैकवर्ड के कांस्टेंट को क्या बोल देते हैं, के बी। करेक्ट? अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर एफ इज इक्वल टू आर बी। बोलो। Yes, sir. इधर से क्या आ जाएगा, के एफ इंटू ए इज इक्वल टू के बी इंटू बी, और के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए। सर वो दोनों सब्सटेंसेस के प्रोडक्ट्स, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन है, एक्चुअली में एक्टिव मास है,
ठीक है, तो एक्टिव मास आपको अभी समझ में नहीं आएगा तो हम इसको अभी कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं, फिर मैं एक्टिव मास समझा दूंगा तो एक्टिव मास बोलने लगेंगे, ठीक है, बट है Okay, sir. एक्चुअली में वो कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये KF अपॉन KB ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, और KF अपॉन KB को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, याद रखना, KF अपॉन KB मतलब फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड का रेट, इनके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, के इक्विलिब्रियम। इधर से हम लोग क्या बोल देंगे, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। इसको नोट कर लो। सर कैपिटल क्या है ना, क्या, कैपिटल क्या है ना? हाँ सब कैपिटल। डन, नो सर, लास्ट नहीं हुआ। लास्ट 2 इक्वेशन लिख रहा हूँ सर। डन सर। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा ये जो के इक्विलिब्रियम है आपको गिवन है, सपोज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, यदि मैं अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1 है, तो के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, जो A से B यदि बन रहा था और B से A बन रहा था, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि concentration of product at equilibrium is more than concentration at equilibrium, ये करेक्ट, क्योंकि के इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और इक्विलिब्रियम पे बात हो रही है, ये सब कहाँ पर था, एट इक्विलिब्रियम पे था ना,
तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ये सब भी क्या है, एट इक्विलिब्रियम पर है, ये सब लिख लो यदि नहीं लिखा है, ठीक है। ये कहाँ पर बात हो रहा है, ये सब एट इक्विलिब्रियम, तो ये सब कहाँ पर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पर बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है ए के कॉन्सेंट्रेशन से। तो सपोज एक ग्राफ में ड्रॉ करूं, सर वो के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन किससे है? ग्रेटर देन 1 है, अच्छा 1 है, मुझे लगा आई है। नहीं 1, ग्रेटर देन 1, तो कॉन्सेंट्रेशन है ये, और इधर क्या है बेटा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो सपोज इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 क्या होगा, आपका a पूरा 100% होगा, करेक्ट। सपोज a एट t इज इक्वल टू 0, a कितना होगा, इसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन हो a नॉट के बराबर है सपोज, करेक्ट। एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू t क्या होगा, इससे कुछ x कम होगा और इससे x कुछ प्रोड्यूस होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक वो पॉइंट है जहां पर क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, concentration of reactant and product become constant। तो ये वो पॉइंट जहां पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम कांस्टेंट हो जाती है। अब एक बार कांस्टेंट हो गई तो क्या चेंज होगी, नो, फिर उसमें चेंज नहीं होगा। और कांस्टेंट कब होती है, इक्विलिब्रियम पर, और इक्विलिब्रियम पर किसका ज्यादा है, बी का। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, ये किसका ग्राफ बन रहा है, ए का, और ये किसके कॉन्सेंट्रेशन का बन रहा है, बी का, और बी ज्यादा है, इसका मतलब ये क्रॉस करेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये टाइम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम टाइम, जहां पर क्या हो गया, ए का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया बी के कॉन्सेंट्रेशन, और किसका ज्यादा था, बी का ज्यादा था, इसलिए ये ऊपर निकल गया। इक्विलिब्रियम पर बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, ये हो गया। आया क्या समझ में ये ग्राफ, यस सर। आ गया, आ गया तो सर वो है t इक्वल टू t क्या लिखा है आपने उसके बाद, a नॉट माइनस एक्स। t इज इक्वल टू किसी टाइम t1 मान लो, किसी t1 टाइम पर x कम होगा तो इधर x फॉर्म होगा, करेक्ट। ओके, यही तो सीखे हम लोग अभी, हाँ यदि इसका x रिएक्ट करेगा तो सामने वाले का x प्रोड्यूस होगा। अब आपको मैं अगला केस दे रहा हूं कि k इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1, ठीक है, तब जो मैंने इधर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ड्रॉ करा है, आप भी करिए। बन गया क्या, करेक्ट, यस, वेरी गुड। अब क्या पता चला हमें इससे, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक है, अब इसमें क्या बन जाएगा कि जो शुरू तो यहीं से होगा, इनिशियली ए क्या रहेगा, ए नॉट ही रहेगा,
और बी जीरो ही रहेगा इनिशियली, तो बी में कुछ इंक्रीमेंट होगा और ए में कुछ डिक्रीज होगा। बट आपको क्या पता है इक्विलिब्रियम पर अभी क्या है, ए की कॉन्सेंट्रेशन ही क्या है, ज्यादा है किससे, बी के, क्योंकि के क्या है, के क्या है, लेस देन 1। इसका मतलब क्या, जब ये कांस्टेंट होगा, जब ये कांस्टेंट होगा तब क्या रहेगा, ए ही ऊपर रहेगा। ये कुछ ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? ये बनाओ जरा, Yes, sir. ये बनाओ जरा। आज ये भाव भी नहीं आया क्या? यस सर, है? मैं हूँ। ओके ओके ओके। ये हो गया। अभी कंसंट्रेशन वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यदि है, अब मैं क्या बोलूं, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1, तब ग्राफ बनाओ। करेक्ट करेक्ट यश, करेक्ट प्रद्युम्न। ये क्या हो जाएगा, ये बी इंक्रीज होगा और ये अब इसमें क्या है बेटा, जब इक्विलिब्रियम पर होंगे तब इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ए इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू बी इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये कोइंसाइड कर जाएंगे। डन ये? No, sir. कर लो बना फिर, रहा हूँ। करो करो करो। तो कल जो मैंने लिखा था के ए, वो समझ में आ गया कैसे लिखा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर रजत नहीं आया ना आज। कुछ कम तो हुए हैं, कौन कम हुआ है? डन। स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, सर। अरे बना लो, इतना टाइम थोड़ी लगना है उसमें। देखो नोट साथ में कंप्लीट करो, बट थोड़ा सा जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लिया करो, जब समझा रहा हूँ तब समझ लिया करो, मैनेज करो। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो।
तो अभी इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये अटेन किस में होता है? अटेन इन रिवर्सिबल रिएक्शन, अटेन इन रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा क्या होगा? जो आपकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है वो क्या रहती है इक्विलिब्रियम पर? कांस्टेंट होती है। हम लोग क्या बोल सकते हैं? मेजरेबल properties like temperature, pressure, volume, concentration, intensity and color remain same R फॉरवर्ड जो रेट है वो क्या होता है? रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड क्या होते हैं इक्विलिब्रियम पर? इक्वल होते हैं। करेक्ट? Yes, sir. इक्विलिब्रियम देखो बेटा, अब समझना ध्यान से। अभी तक तो ये तीनों बातें हम लोग पहले ही कर चुके थे। अब जो फोर्थ पॉइंट है, इक्विलिब्रियम बेटा हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। यदि कहीं इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो हम लोग सपोज टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या प्रेशर चेंज कर दें या कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। यदि हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया तो फिर रिएक्शन क्या कोशिश करेगा? फिर से रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगा। ओके, Yes, sir. सिंपल क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम may be disturbed by equilibrium may be disturbed by first क्या? टेम्परेचर, सेकंड क्या? प्रेशर चेंज। अभी हम लोग इस किससे कैसे चेंज होगा, क्या चेंज होगा, आगे चल के ये सब हम लोग देखेंगे। इसी चैप्टर में हमें यही सब समझना है कि किसके चेंज करने से क्या क्या चेंज होगा, किस तरीके से चेंज होगा, यही सब हमें पढ़ना है। concentration change, but equilibrium attained आफ्टर, जो भी चेंज आप करोगे, जो भी आप डिस्टर्ब करोगे, बट उसके कुछ टाइम बाद क्या होगा? वो फिर से इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। ये खास बात है। तो आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब तो कर सकते हो, बट बहुत टाइम तक कुछ वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। नोट कर लिया? नो सर। करो करो।
डन। Yes, sir. Done. नेक्स्ट देखते हैं जरा, जो देखो सर इसमें एक बहुत कुछ मिनट नहीं है समझ। एक मिनट पीछे सर, 1 मिनट वापस दिखाएंगे। हाँ हाँ हाँ, देखो हो गया सर। ठीक है, तो देखो जरा, ये 5th पॉइंट है, change in concentration, change in concentration may change equilibrium, but equilibrium constant remain same। इक्विलिब्रियम को चेंज करके बेटा, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके आप इक्विलिब्रियम तो चेंज कर सकते हो, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मतलब जैसे मैंने अभी बोला ना, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके इक्विलिब्रियम तो आप चेंज करोगे, इक्विलिब्रियम को तो आप डिस्टर्ब करोगे, बट इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो सिर्फ उसे टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होता है, कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने से चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट does not affect equilibrium constant। नेक्स्ट पॉइंट, बस चलो ठीक है, इतना ही काफी। अब समझते हैं हम लोग एक्टिव मास। इतना लिखो, फिर हम लोग एक्टिव मास समझेंगे। डन। अब जरा देखो एक्टिव मास क्या होता है। जो क्या होता है, जो है जिसको मैं अभी बेसिकली, जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट यदि बेटा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो नॉर्मली उसका क्या चेंज होगा? उसका अमाउंट चेंज होगा। इसका मतलब क्या? इसका उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। तो ये जो एक्टिव मास है, हम लोग एक्टिव मास को क्या बोल रहे हैं? वो मास जो चेंज होने वाला है, और उसी को हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी और प्रेशर। यदि गैस है तो जनरली उसका क्या होगा? अमाउंट कम होगा तो उसका प्रेशर कम होगा, करेक्ट। और यदि बेटा वो सॉलिड है तो उसका क्या होगा? उसका अमाउंट कम होगा, तो हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं उसके लिए? मोलैरिटी, करेक्ट। तो हम एक्टिव मास को या तो मोलैरिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं या उसके पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। यदि नॉर्मली गैस होता है तो हम उसको कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं,
बट जब यदि सॉलिड या लिक्विड की बात करें तो उसका पार्शियल प्रेशर तो कुछ होगा नहीं, तो उसको हम लोग किस में लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी और प्रेशर। बेसिकली एक्टिव मास हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या हो गया, मोल पर लीटर, और इसको NYV भी लिख सकते हैं, ठीक है। और गैसेस के लिए एक्टिव मास क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर। तो बेसिकली हम लोग एक्टिव मास को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं और कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब जरा इसमें एक बात और हमें काफी समझने वाली है, उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपका, सोचो बेटा, यदि आपके केमिकल रिएक्शन में कुछ सॉलिड है और कुछ गैस है, कुछ सॉलिड है और कुछ गैस है, तो जो सॉलिड है और जो गैस है, यदि गैस एक से दूसरे में कन्वर्ट होगा तो गैस के मोल में ज्यादा चेंज होगा एज कंपेयर टू सॉलिड के मोल्स में या सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। नहीं समझा सर। नहीं समझा, कोई बात नहीं, ऐसे समझो। यदि बेटा ऐसे सोचो कि जो एक्टिव मास है वो क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। किस तरीके से आपके चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं, हमें जो चेंजेस ऑब्जर्व होंगे उसी के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, उसका रेट डिफाइन करेंगे। और हाँ। एक ऐसा सॉलिड दे रखा है या ऐसा लिक्विड दे रखा है जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे एक कॉन्सेंट्रेशन बेटा 10,000 दे रखा है और एक का कॉन्सेंट्रेशन 10 दे रखा है, ठीक है। एक का कॉन्सेंट्रेशन 10,000 दे रखा है और दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन सपोज 10 दे रखा है। तो और सपोज वो 10,000 और 10 को हम लोग मिक्स करें और कुछ C और D फॉर्म हुआ, करेक्ट। अब रिएक्शन होगी, रिएक्शन हुई, कुछ रिएक्शन हुआ, कुछ कॉन्सेंट्रेशन दोनों का कम होगा। तो जो 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 10 था उससे सपोज 5 कम हुआ और जो 10,000 था उससे भी 5 कम होगा, क्योंकि हमें पता है वो रिएक्ट जो करते हैं मोल हमेशा उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में रिएक्ट करते हैं। तो सपोज उससे भी 5 मोल कम हुए, इससे भी, तो क्या वो 10,000 के सामने जो 5 कम हुआ, क्या उसमें कुछ भी चेंज ऑब्जर्व होगा हमें, नहीं होगा। नो सर। और बट हमें जो B था, जो 10 था, उसमें 50% कम हो गया, 10 से सीधे 5, तो उसमें हमें क्या होगा, चेंज ऑब्जर्व होगा। तो जब कभी ऐसा सिनेरियो बने कि जब ऐसा कोई सॉलिड और लिक्विड हो जब उनके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ना नजर आए, जब उनके एक्टिव मास में कुछ भी एक्टिविटी ना दिखे, तब उसकी एक्टिविटी को हम लोग क्या ले लेंगे, उसकी एक्टिव मास को हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। तो लोग आपको क्या कर देते हैं, लोग नॉर्मली क्या कराते हैं, जो मतलब पढ़ाते हैं, वो देते हैं जिस तुम्हारी जो बुक्स है NCERT है उसमें सीधे सीधे लाइन लिखी हुई है कि एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज इक्वल टू 1। प्योर लिक्विड और सॉलिड यदि है, क्या प्योर लिक्विड और यदि सॉलिड है तो उसमें कोई भी ज्यादा ऑब्जर्वेबल चेंज नजर नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। बट देखो आप लोग एडवांस की तैयारी करने वाले हो तो आप ये डायरेक्ट नहीं याद करेंगे कि सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास, सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 होता है, ये आप डायरेक्ट नहीं याद रखेंगे। आप क्या याद रखेंगे कि इनके जहां पर भी बेटा ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं नजर आएंगे वहां पर हम उसका एक्टिव मास क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। एक्चुअली में एक्टिव मास क्या होता है वो अपने कोर्स में है ही नहीं, ठीक है। एक्चुअली में अलग डेफिनेशन है, सब कुछ है, एक्टिव मास क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। बट हम लोग अभी एक्टिव मास को क्या कंसीडर करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करते हैं, या आप क्या कंसीडर कर सकते हो, पार्शियल
प्रेशर कंसीडर कर सकते हो। ओके ओके सर, समझा। ठीक है, तो जहां कहीं भी यदि ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं नजर आएगा, लिखाने को तो मैं भी अभी लिखा रहा हूं आपको कि जो भी चेंज, जो भी जब कभी भी क्या हो, सॉलिड और लिक्विड, प्योर लिक्विड है तो उसको आप 1 ले लेंगे, बट मैं उधर ऑलवेज नहीं लिख रहा हूँ। क्या है, जहां पर भी बेटा सॉलिड लिक्विड में ऑब्जर्वेबल चेंज नजर ना आए, ठीक है, और आपको कुछ भी मेंशन ना करे तो आप 1 ले लेना। नॉर्मल 99.9 क्वेश्चन में आपको क्या लेना है, सॉलिड और लिक्विड का 1 लेना है, बट एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा जा सकता है जहां आप गलती कर दोगे 1 ले लोगे। ठीक है, तो उसका हम लोग ध्यान देंगे, हम भी क्वेश्चन करेंगे कहां पर 1 नहीं लेना है, ये हम लोग उधर भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक्टिव मास समझ में आया, और यहाँ पर ये लाइन लिख दूंगा मैं भी, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज इक्वल टू 1। नोट कर लो इसको। डन। नो सर, प्लीज वेट। डन सर। अब देखते हैं हम लोग जरा लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, लिखा था जब मैं ए से बी लिखा था, और मैंने बोला था रेट फॉरवर्ड का रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये हम लोग समझते हैं। ये जो मैंने लिखा था वो एक्चुअली में लॉ ऑफ मास एक्शन है। लॉ ऑफ मास एक्शन हमको बोलता है कि यदि जो एक्टिव मास है, ठीक है, वो, चलो पहले लिख देता हूँ, it state that rate of reaction is directly
proportional to it states that the rate of reaction is directly proportional to the active mass of reactant raised to power equal to stoichiometric coefficient in a balanced chemical reaction. In a balanced chemical reaction, the rate is directly proportional to क्या होगा? क्या बोल रहा है law of mass action? It states that the rate of reaction is directly proportional to the active mass. The active mass of reactant to raised to the power क्या है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. यदि सपोज मतलब जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसका पावर लगा दो. ये लॉ बोलता है सपोज A से B प्लस C है तो ये यदि कोई केमिकल इक्वेशन है A से B प्लस C का फॉर्मेशन तो इसका रेट क्या बोलोगे आप? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास को आप किसके टर्म्स में लिख सकते हो? या तो पार्शियल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन. सपोज मैं कॉन्सेंट्रेशन में लिखूं तो क्या लिखूंगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. पावर क्या है इसका? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका क्या 1 to 1. करेक्ट. यदि सपोज ऐसा कुछ है A plus B will form C plus D, इसका मतलब क्या है? इसको रेट क्या लिखोगे आप? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट A into एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट B. क्या है? इन जितने भी आपके रिएक्टेंट है उन सब के एक्टिव मास और उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या 1 to 1. करेक्ट. यदि ऐसा कुछ है 2A plus 3B will form C, तो इसका रेट क्या लिखोगे? इसका रेट लिखोगे एक्टिव मास ऑफ A to the पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और इस B to the पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ये हो जाएगा इसका रेट. तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये बता रहा है कि यदि किसी केमिकल रिएक्शन का आपको रेट लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे. समझ गए? Yes, sir. हो गया क्या ये? Yes, sir. हो गया.
हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। सपोज कोई केमिकल रिएक्शन है ए प्लस बी विल फॉर्म सी प्लस डी। ठीक है, ये कोई केमिकल इक्वेशन है। अभी रेट ऑफ फॉरवर्ड में क्या लिख सकता हूँ? रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या लिख सकता हूँ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। लिख सकता हूँ ये। Yes, sir. रेट बैकवर्ड क्या लिख सकता हूँ? कॉन्सेंट्रेशन। अब इसके लिए ये रिएक्टेंट है, आपने क्या लॉ सीखा कि रिएक्टेंट की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब Yes, इसका sir. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो इधर क्या लिखेंगे? RF इज इक्वल टू KF इंटू AA B टू द पावर B, और RB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? KB इंटू C टू द पावर C इंटू D टू द पावर D। तो RF इज इक्वल टू RB एट इक्विलिब्रियम, यही किए थे आज स्टार्टिंग में शुरू करते ही। RF इज इक्वल टू RB, तो KF इंटू A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B इज इक्वल टू KB इंटू A टू द पावर A इंटू B टू द पावर, सॉरी, KB इज इक्वल टू क्या? C टू द पावर C इंटू D टू द पावर। ठीक, तो हम लोग KF अपॉन KB क्या बोल सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू पावर ऑफ D। करेक्ट। इधर बोल सकते हैं हम लोग बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और दिस इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। नोट कर लो इसको। तो हम लोग आप सीधे कभी भी के इक्विलिब्रियम लिखना होगा, रिएक्शन दे रखी होगी तो हम लोग आप डायरेक्ट लिखेंगे। अब हमें ये बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे क्या लिख सकते हैं? यदि के इक्विलिब्रियम लिखना है तो सीधे क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से अपॉन सीधे रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट और इनका जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो उसका क्या लगा दो? पावर लगा दो, और आप सीधे क्या कर सकते हो? सीधे सीधे लिख सकते हो। Sir, हाँ, सर एक बार एक्टिव मास वाला स्लाइड पे जाएंगे क्या? एक्टिव मास। हाँ। कुछ पूछना है इसमें? हाँ सर, क्या पूछना है बताओ। एक्टिव मास इससे हाँ इससे पहले वाला। क्या पूछना है इसमें? सर वो गैस एक्टिव मास इक्वल टू क्या लिखा है? बेटा गैस के लिए एक्टिव मास जो है उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर, अच्छा पार्शियल प्रेशर। ओके। गैस के इंडिविजुअल प्रेशर को हम लोग पार्शियल प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं ना। हाँ हम लोग गैस को के एक्टिव मास को पार्शियल प्रेशर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जानिए। यस सर हो गया। हो गया ये सभी का? यस सर। चलिए फिर इसके आगे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेरे को याद दिला देना कि ये इक्विलिब्रियम का मैंने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था। ओके यस सर। ओके सर। चलिए बाय बाय थैंक यू सर। सर। थैंक गुड यू नाइट। सर। बाय बाय, थैंक यू।